नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो इसके पहले जो आपको लेक्चर 2 में मैंने हेलो एल्केन बनाने की विधियों में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया बच्चों, और क्लोरीन की जो भी चीज़ें थी उसकी मैकेनिज्म मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। अब उसके आगे जो रास्ता है बच्चों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब देखिए किताबों के बेसिस पे लोग क्लोरीन का मेथेन से रिएक्ट करवा के हेलो एल्केन बना देते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए सब कुछ होना चाहिए ना कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके कैसे क्या बनाता है। तो इस सब को आज हम पढ़ेंगे, और अगर आपको पढ़ना है तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। शुरुआत की जाए, बीच बीच में शायरियां भी होंगी, अच्छे खासे इंटरटेनमेंट भी होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, साथ आपको जुड़ना है, सहयोग करना है, और जो लोग हैं उनको जोड़ना है। तो चलिए शुरुआत करें बच्चों। देखिए यहाँ पे ये तो आप कल से ही देख रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो जो आपको पड़ी है हेलो एल्केन बनाने की विधियां हैं, ये विधि अभी चलेगी। और इसमें एक मैंने पहले से ही लिख रखा बच्चों की हाइड्रोजन के प्रति जो क्रियाशीलता, हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता होती है जिसको हम रिएक्टिविटी बोलते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और ये आपकी आयोडीन जो आएगी वो सबसे कम है। लेकिन बच्चों ये बहुत कुछ ये मायने करने वाला है, बताने वाला है। अभी आपको कुछ नहीं बताया गया, लोगों ने आपको बताया है क्या है इसके बारे में। अब आप देखोगे कि विस्तार के बारे में, क्यों इसको पहले रखा गया, क्यों यहां रखा गया, ये पीछे क्यों रखे गए, इस सब को भी हम बताएंगे और सारी चीजों को एक एक करके क्लियर करेंगे। केवल आप जुड़िए हमारे साथ बच्चों। तो चलिए शुरुआत करें। तो इसके पहले क्लोरीन का हो गया है, अब आप ब्रोमिनेशन पढ़ोगे, यानी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है उस अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। फिर हम आपको आयोडीन के साथ भी आपको रिएक्ट करके बताएंगे, फ्लोरीन के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके, कुछ छोड़ना ही नहीं बच्चों, जितनी सारी चीजें हैं, क्योंकि ये बच्चों आपको यहां अगर आ रहे हो तो आप कुछ बेहतर नहीं पाओगे तो फिर करोगे कैसे। तो पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए शुरुआत करें। तो आज जो होगा बच्चों वो किसके साथ रिएक्शन होने वाला है, ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन के साथ कैसे ये रिएक्ट करती है मैं उसको आपको बता दे बच्चों, यानी Br जिसको बोलते हैं, ये देखिए ब्रोमीन हो गया। अब अगर मान लीजिए बच्चों मेथेन के साथ, अभी आप बने रहिए, वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आज हम आपको सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी बहुत कुछ बताएंगे, कितने लोगों के नियम गलत करेंगे आप देखिए। तो यहाँ पे आज, तो यहाँ पे बच्चों अगर ब्रोमीन के साथ मान लीजिए मेथेन का रिएक्शन, बहुत लोग पूछेंगे कि क्लोरीन से बता दिया जाता है, ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन से क्यों नहीं बताते, उससे भी मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चों। देखिए ब्रोमीन, अगर मान लीजिए मेथेन का ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये सेम क्लोरीन के वे में जाएगी, जैसे आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था बच्चों, सेम प्रोसेस वही होगा कि अगर यहां रिएक्ट करवाओगे तो यहां देखिए एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसके जगह पे एक Br जुड़ जाएगा और HBr कहां निकल जाएगा, बाहर बच्चों। तो ये सेम मैंने कहा था जो कि क्लोरीन में आप पढ़े हो, सेम वही किस में किया जाता है, ब्रोमीन में, जो कि मैंने फिर भी लिख दिया आपको समझाने के लिए कि मेथेन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा बच्चों तो ये कंपाउंड आपको बना के देगा। अगर इसमें ब्रोमीन अधिक होगा तो हो सकता है कि बहुत आगे रिएक्शन चली जाएगी। अब जैसे यहां मान लीजिए ब्रोमिनेशन करवाते जाओगे, एक एक हाइड्रोजन रिलीज होता जाएगा, एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, और एक एक जो ब्रोमीन होगा वो क्या होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मेथेन अधिक है, ध्यान देना मेथेन अधिक था, यही रिएक्शन रोक दीजिएगा, लेकिन ब्रोमीन अधिक होगी तो ये बार बार रिएक्ट करते हुए आगे चलती चली जाएगी। अब जैसे मान लो एक मैं कर दे रहा हूं, यहां अगर आपके सामने मान लीजिए मेथेन रखा गया बच्चों, और मेथेन का ब्रोमीन से रिएक्ट हुआ, लेकिन इस बार जो ब्रोमीन है देखिए ब्रोमीन अधिक है, यानी इसकी मात्रा अगर अधिक है तो ये बार बार रिएक्ट करेगी तो एक बार HBr निकल जाएगा बाहर, और यहाँ बच्चों बन जाएगा देखिए CH3Br आएगा। फिर ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओगे बच्चों, ये बार बार रहेगा तो टकरावे करेगा बच्चों। जब ये फिर ब्रोमीन से टकराएगा देखिए HNO के साथ, तो फिर एक HBr बाहर हो जाएगा, HBr बाहर होगा तो यहाँ बन जाएगा देखिए CH2, और यहाँ कहा जाएगा आपको Br2 आ जाएगा बच्चों। फिर अगर आगे और भी रिएक्शन बढ़ाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और भी बढ़ेगा बच्चों, फिर ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओगे फिर, लेकिन यहाँ जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी अनिवार्य है, तो यहाँ से फिर HBr बाहर होगा, HBr बाहर होगा तो ये बन जाएगा देखिए CH, और यहाँ Br3 आ जाएगा बच्चों, जो कि ये ब्रोमो फॉर्म हो गया। अब अगर आगे जाओगे एक बार और करवा सकते हो,
फिर देखिए ब्रोमीन से रिएक्शन अगर करवा देते हैं बच्चों, तो ब्रोमीन से रिएक्शन करवाने के बाद फिर HBr चला जाएगा बाहर देखिए, और उसके बाद आपको कंपाउंड में मिल जाएगा क्या, CBr4। हालांकि ये बहुत कम मिलता है, या बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन लोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैंने बता दिया बच्चों। अब ये देखोगे इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसकी मैकेनिज्म भी अगर आप करोगे, तो जैसे आपने किया था किसमें बच्चों, क्लोरीन में, वही हाल आप किसमें करोगे, ब्रोमीन में। थोड़ी सी बात ये आती है ना बच्चों की, जो ब्रोमीन होती है ना, इसकी सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी जो क्लोरीन से कम है, लेकिन सेलेक्टिविटी बहुत अधिक होती है इसकी, तो इसका अस्थायित्व तो बहुत अच्छा होता है, ये वेट करती है, इंतजार करके कोई काम करते हैं। लेकिन अगर आप जैसे फ्लोरीन को पढ़ेंगे ना, तो फ्लोरीन इंतजार नहीं करती किसी के साथ, सामने जो रखा है उसी का हिस्सा है, उसके साथ वो जुड़ जाएगी। लेकिन ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि ये वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें बेहतर चाहिए, 10 मिनट 20 मिनट का आप समय ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। तो ये अगर आपसे मान लीजिए कभी पूछेगा, जो कि मैं अभी जस्ट कुछ देर बाद आपको पढ़ाने वाला हूं वो सब, लेकिन अभी समझने के लिए जानिए कि ये ब्रोमीन जो होता है ना, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से समय लगाता है, तो थोड़ा प्रोसेस धीमे तो होगा, लेकिन काम बढ़िया करते हैं ये लोग। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे रिएक्ट करवाना चाहते हैं, जैसे ये भी आप एक मान लीजिए ये लेके करवा सकते हैं, तो यहाँ CH3 CH2, अब इसके साथ अगर ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि मैंने कहा क्लोरीन वे में लेके जाओगे तो क्लोरीन की कहानी सब होने वाली है। मान लीजिए मैंने यहाँ HNO की उपस्थिति में रिएक्ट करवाया बच्चों यहाँ पे, तो अब यहाँ आप देखोगे बच्चों, तो ये कह सकते हैं कि दो कंडीशन बनेगी, अगर ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो दो उत्पाद बनाएगा बच्चों, लेकिन वो उत्पाद कौन अधिक होगा कौन कम होगा ये मेजर कैसे करोगे। तो अब देखिए पहले तो आप कंडीशन लगा लीजिए, यहां अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, तो इस कार्बन से डायरेक्ट क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, एक, इसका मतलब ये क्या डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। यहां पे देख पा रहे होंगे तो इस कार्बन से डायरेक्ट दो कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री है, और ये भी क्या डिग्री होगा, 1 डिग्री है। अब अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो ये फ्री रेडिकल अगर आप देखोगे तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती हैं, और मुक्त मूलक क्रियाविधि में अगर हम उनकी रिएक्टिविटी को बताएं, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से मेजर की जाती है, लेकिन अभी हाइपर कॉन्जुगेशन आगे मैं आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। यहां आप केवल यही समझ जाइएगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ का होता है 1 डिग्री। ये जो होता है, ये अगर ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ही सबसे ज्यादा ये सत्य होता है। अभी अगर हम आपको फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करेंगे तो ये जो आपको मेजर जो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री करेगा, ये बहुत सही नहीं हो पाता है फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसे कंपाउंड लेके हम रिएक्ट करवाएंगे जहां पे ये पूरा जो ये दिखाया गया हो सकता है ये फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रोमीन और आयोडीन आएगा तो उसके लिए जो ये आप बनाए हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाल के आता है कि 3 डिग्री जो होता है मोर स्टेबल है, ये 2 डिग्री उससे कम थोड़ा है, 1 डिग्री सबसे कम है, तो ये स्टेबिलिटी जो होती है वो ब्रोमीन आयोडीन के लिए बहुत बेहतर है। तो कभी भी अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करवाते हो या आयोडीन से रिएक्ट करवाते हो, इस तरीके का अगर कोई चीज दिया गया है बच्चों, तो बेहिचक आप जहां इसमें देखिए 2 डिग्री है 3 डिग्री है वहां ब्रोमीन जोड़ोगे और वो का होगा मेजर होगा, और जहां पे मान लीजिए 1 डिग्री होगा वो का होगा माइनर होगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे दोनों की रिएक्टिविटी, इसमें 2 डिग्री ज्यादा है 1 डिग्री का है कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्टिविटी से ज्यादा सेलेक्टिविटी पे फोर्स करते हैं बच्चों, कि इनका जो अस्थायी तो ये इंतजार करके जुड़ते हैं, इनको जरूरत के हिसाब से ये कहते हैं हम हमें 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट की टाइम ले लीजिए, हमें मंजूर है, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट बनाना वो हम बेहतर बनाएंगे, काम चलाऊं वाला प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। तो यहां से अगर आप करवाएंगे तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री तो इसमें है नहीं, तो इसके बाद 2 डिग्री है तो 2 डिग्री पे जुड़ेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैं फ्री रेडिकल करके भी दिखा देता हूं। फ्री रेडिकल अगर आप करके दिखाएंगे बच्चों तो ये जब इसके साथ ये जोड़ेंगे आप देखिए तो दो कंडीशन आपके पास आने वाली है। कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर मैं यहां दर्शाऊं, एक नीचे में और एक ऊपर बच्चों कर ले रहा हूं, ये एक अगर मान लीजिए कि यहां से हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो ये फ्री रेडिकल, क्योंकि ये जो इसके साथ रिएक्ट होता है तो ये फ्री रेडिकल शो करते हैं। यहां देखिए CH3 बनेगा, ये बच्चों CH अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ
तो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ ये फ्री रेडिकल बनेगा ना बच्चों, फ्री रेडिकल हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, अगर जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है बच्चों मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूं कि आप केवल मन से पढ़ाई कीजिए मेरे साथ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मास्टर बना के आपको छोड़ूंगा बच्चों। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टेड होती है लेकिन लेंदी भी है, इसमें निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। आज पढ़ेंगे कल छोड़ेंगे, आपका वो जैसा है पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ नया नया हो जाएगा। तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आती बहुत मजेदार है बच्चों ये। अब इसके साथ मान लीजिए यहाँ करवाएंगे तो ये फ्री रेडिकल देखिए 1 डिग्री पे आप कहीं बना दीजिए, तो ये CH3 CH2 हो गया और यहाँ मान लीजिए CH2 करके इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, फ्री रेडिकल। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ये, अगर आप देखें क्योंकि ये फ्री रेडिकल शो करती है रिएक्ट, जब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन शो करेगी तो इसका मतलब है कि एक फ्री रेडिकल यहाँ है और एक फ्री रेडिकल यहाँ है। अब हम तीन चार तरीके से आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कैसे आपको काम करना है। अब ये जो ब्रोमीन है, अगर ब्रोमीन जुड़ना चाहेगा तो 2 डिग्री पे जुड़ेगा, ज्यादा होगा, 1 डिग्री पे कम होगा, क्योंकि ऊपर मैंने अस्थायित्व को बता दिया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लिया गया कि ये मेजर कहां से किया गया होगा, ये कैसे देखा गया होगा, तो इसके लिए बच्चों हम अगर बात करेंगे तो 2 कंडीशन आता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक जो आता है वो क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको अतिसंयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अतिसंयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो फ्री रेडिकल उतना ही ज्यादा अस्थायी होगा, उतना ज्यादा का होगा, स्टेबल होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। अब अगर रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, तो जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। ये बात दिमाग में। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि यहाँ एल्किल समूह है बच्चों। अगर आप देखेंगे ये तो एल्काइल समूह के लोग हैं। अगर एल्काइल समूह के लोग जो होते हैं ना, उसमें जो फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल पर यानी मुक्त मूलक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो बगल वाले जो कार्बन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उसकी साइड धकेलते हैं। तो अगर हम ऐसा इसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए बच्चों ये फ्री रेडिकल है, ध्यान दीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट भी आप यहीं पे थोड़ा मोड़ा समझ जाएंगे बच्चों। हालांकि इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आप लोग सपोर्ट तो कीजिए, आप देखिए तो उसके बाद देखिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आपको हम पढ़ाएंगे और आप खुद किसी को नचाएंगे उसमें। देखिए यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना है बच्चों, फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, उस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन होगा और ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल अगर इसमें देख पाएंगे बच्चों तो अगर आप देखेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन का है मौजूद है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पे देखोगे तो ये फ्री रेडिकल, इसके बगल वाला ये होगा बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन कट हो यहाँ पे 2 यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी, जो उसका स्थायित्व होगा उतना का होगा, स्टेबल होगा। तो नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 डिग्री में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर हम सेकंड इसमें देखेंगे बच्चों तो ये 1 डिग्री में 2 और 2 डिग्री में क्या है 6 है। तो बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब जो नो बॉन्ड रेजोनेशन होगा इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा है। तो इस तुलना से भी देख सकते हैं। तो सीधी सीधी बात ये जानिए, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम है वो कम स्टेबल। तो अब आप देख के ही बता सकते हैं। तो ये ज्यादा है बच्चों, इसका मतलब जो ये बनेगा कंपाउंड वो का होगा ज्यादा। और ब्रोमीन के लिए तो सर्वथा सत्य है, क्योंकि मैंने वो पहले ही बता रखा। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, यहाँ पे अगर रिएक्शन को आगे करेंगे तो अब जाके ब्रोमीन अगर इसके जगह पे जुड़ेगा बच्चों तो यहाँ ये बना देगा, देखिए CH3 CH2 ये CH, ऊपर मान लीजिए Br लगा दिया गया और ये आपका क्या हो गया CH3 हो गया। अभी मैं जब सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो कितने परसेंटेज में ये बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, रेशियो भी आप जान जाओगे।
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी में पूरा सोच रहा हूँ अलग से पढ़ें ताकि नॉलेज के लिए बहुत बेहतर वो चीज है बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा, और यहाँ CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा Br। ये जो बनता है बच्चों वो क्या होता है माइनर, यानी ये कम बनता है, और ये वाला जो उत्पाद आपको बनेगा ये क्या बनता है ज्यादा। ये तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन से बता दिया। हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे देखा गया कि 6 अल्फा हाइड्रोजन थे इसलिए ज्यादा था, और 6 अल्फा हाइड्रोजन 2 डिग्री में, इसलिए इसको देखो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही ये जो आप देख रहे हो ये मेजर कहाँ से किया गया, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ना, जो अति संयुग्मन है बच्चों, ये इंडक्टिव इफेक्ट से बड़ा इफेक्ट माना जाता है। तो जब उससे बड़ा इफेक्ट है तो इसका मतलब है कि इसी के आधार पर, यानी जो ये जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 है, और 6 वाले में क्या डिग्री 2 डिग्री। इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है कि सेकंड डिग्री जो होगा वो फर्स्ट डिग्री से ज्यादा फ्री रेडिकल यानी स्टेबल होगा। ये कहने का मतलब, ये कंपाउंड भी बन गया बच्चों आपके सामने। इतना होने के बाद अगर मान लीजिए कभी लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बताते हैं। अगर बच्चों ये देखोगे तो ये एल्काइल समूह है। एल्काइल समूह कैसे है, अगर मैं इसी को नीचे अगर तोड़ के बताऊं बच्चों, तो यहाँ पे देखोगे इसके पास, तो इस कार्बन के चारों तरफ 8 हाइड्रोजन, ये सॉरी बच्चों, इस कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। कैसे, अब देखोगे ये 3 ठो बॉन्ड होंगे, पूरा 3 हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड, जितने बॉन्ड उतने उसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 दूना 6, और यहाँ 2 होंगे 8 हो गए। इसके पास 8 है, यहाँ भी वही हाल होगा, लेकिन इसके पास 2 इसमें 4 और 2 6, एक कितना है 7। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होता है ना, फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। अब उस इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए क्या होता है कि इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। और अगर प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है प्रेरक प्रभाव, हिंदी वाले बच्चों जानते रहिए, प्रेरक प्रभाव कहा जाता है इसमें, और वो भी प्लस आई, क्योंकि बगल वाले जो कार्बन होते हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसकी तरफ धकेलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चांसेस है कि इसको इलेक्ट्रॉन धकेलने के लिए कौन, ये कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको धकेलेगा, क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, जहां फ्री रेडिकल वहां 1 इलेक्ट्रॉन कम, जहां पे फ्री रेडिकल है वहां 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में यही होता है कि जहां पे फ्री रेडिकल होता है उसके बगल वाले जो कार्बन होते हैं, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस जो बगल वाले कार्बन होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से धकेलेंगे, किसकी तरफ, फ्री रेडिकल की तरफ। तो ये इसकी तरफ धकेल रहा है, तो कई तरफ से धकेल रहा है, एक तरफ से। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो इसमें और भी ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इधर से तो धकेला ही जा रहा है, साथ साथ इधर से भी, इसमें 2 साइड से इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का काम किया जा रहा है, और इसमें अगर देखोगे तो एक ही साइड से केवल धकेलने का काम किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट जो होगा इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी में ये भी सहायता करेगा। तो ये चीजें हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बताना बच्चों, ये तो मैं अलग से आपको बताऊंगा, अभी तो समझा रहा था, थोड़ा मोड़ा बता दे रहा हूँ, और वैसे हमें लगता भी है कि पूरी तरह से आप जान गए होंगे। तो ये ब्रोमिनेशन था, इसकी मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो सेम जैसे आपने क्लोरीन में पढ़ा था बच्चों, वैसे किसका पढ़ेंगे, इसकी भी मैकेनिज्म आप पढ़ लेंगे। अब आगे देखिए आता है आयोडोनेशन। अगर यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो गया या फ्लोरिनेशन आप करवा देते हैं, फ्लोरीन से अपक्रिया, ये तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, अच्छा देख लीजिए बच्चों, फ्लोरीन के साथ अपक्रिया अगर करवाएंगे, फ्लोरीन, अब फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, F2, और ये इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, इसको चेक करना है आपको। अब देखिए बच्चों, अब मामला थोड़ा गड़बड़ाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक होती है, और जब इसकी रिएक्टिविटी अगर अधिक होगी तो इसकी सेलेक्टिविटी का होगी वीक। जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है उसकी सेलेक्टिविटी कम, यानी ये ज्यादा अभिक्रियाशील होने के नाते ये किसी का इंतजार नहीं करता है, ये कहता है सामने जो होगा उसी के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा जल्दी से। तो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करता है, इसलिए माना जाता है कि इसकी रिएक्टिविटी तो अधिक है, लेकिन इसकी सेलेक्टिविटी जो होती है, इसका जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। चलिए अच्छा पढ़ते, पहले देख ले कि फ्लोरीन अगर ये मेथेन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं फ्लोरीन का भी मेथेन से रिएक्शन करवा दूं, ये देखिए अगर फ्लोरीन से ऐसे रिएक्ट करवाओगे किस HNO की उपस्थिति में, करना ना बच्चों गलती, ये देखिए बनने के लिए तो CH3 अब बन जाएगा और यहाँ HF बाहर निकलेगा। चलिए ये तो बात ठीक है,
लेकिन बच्चों ये प्रयोगशाला में गलती से ना कर देना बच्चों, नहीं तो मारेगा प्रयोगशाला उड़ उड़ खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जैसे बम की तरह निकलता है बच्चों। तो ये बम की तरह काम करने लगेगा, इसलिए ही तो इस रिएक्शन को किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। सीधी सीधी बात है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि ये बम की तरह काम करने लगता है। और जब बम की तरह करता है तो समझ जाओ प्रयोगशाला में कैसे काम करोगे। इसलिए ये आपके लिए कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण रिएक्शन नहीं है। अगर कोई पूछता है तो बता दो यहां से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। बहुत अधिक ऊर्जा निकलने के कारण ये माना जाता है कि ये प्रयोगशाला में नहीं प्रयोग कर सकते, इसलिए इस रिएक्शन को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी फ्लोरीन के साथ मेथेन को भिड़ाने से कोई फायदा हमको दिख नहीं रहा है। अब यहीं आएंगे आयोडीनेशन बच्चों, दिख तो रहा है प्यारे बच्चों, नीचे स्पेस हो तो नीचे, चलिए अभी बहुत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ आयोडीनेशन पढ़ेंगे। आयोडीनेशन में अगर हम बात करेंगे आयोडीन के साथ, ये देखेंगे अगर तो आयोडीन के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे तो आयोडीन का मतलब क्या होता है, I2 हो गया। अब इसके साथ मेथेन रिएक्ट करवाओ, ये करेगा, क्योंकि इनकी हालत बस ये है कि थोड़ी प्रोसेस धीमा होगा। यहाँ जो दोनों प्रोसेस होते हैं ना, अगर आप जानते हो कि जब इनकी रिएक्टिविटी कम है तो इनकी सेलेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अगर इनकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है तो फिर ये जो प्रोसेस होने वाला है बच्चों, ये थोड़ा अलग टाइप का देके जाएगा। देखो यहाँ पे ये थोड़ा नीचे स्पेस है, अच्छा पहले करते हैं। मेथेन के साथ रिएक्ट करवाओगे, किसकी रिएक्शन करवाओगे बच्चों, आयोडीन की। जब ये आयोडीन से रिएक्शन करवाओगे किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जैसे ऊपर करते आओ सेम वही होगा। सेम वैसे करोगे तो यहां से क्या होगा कि एक CH3 बनाएगा और यहाँ I आ जाएगा, और यहां से HI कहा, ये आपका जो बनेगा HI बनेगा। लेकिन यही तो इसमें दिक्कत है बच्चों, दिक्कत आपकी ये है कि यहाँ पे ये जो दोनों प्रोसेस आपके होते हैं, इसमें कोई भी अगर हम देखेंगे तो दोनों प्रोसेस में ये ऊष्माशोषी होता है। क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है। क्यों ऊष्मा, क्योंकि मैंने बताया आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है तो सेलेक्टिविटी अधिक जरूर है। अब जब ये अवक्रियाशीलता कम होती है तो जब तक बाहर से एनर्जी नहीं पाते हैं तब तक ये जल्दी रिएक्ट करते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें एनर्जी, अगर हम दोनों स्टेप में कई जो भी पद आने वाले हैं उन सभी पदों में अगर देखेंगे तो इसे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अर्थात अभी मैं बता रहा हूं उसको पहले ये देखो, उसके बाद मैकेनिज्म इसकी जरूर बताएं, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं बताएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। हाँ, मैंने ये बताया कि मेथेन आयोडीन से रिएक्ट किया, CH3 प्लस HI बना। अब मामला यहां अटक गया। HI जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। कैसा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब ये है कि HI जो होगा आयोडीन को, ये मेथिल आयोडाइड को पुनः मेथेन और आयोडीन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर ये प्रबल देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि क्या है, ये प्रबल अपचायक है। अगर प्रबल अपचायक है, अगर HI प्रबल अपचायक है तो ये क्या करेगा कि ये मेथिल आयोडाइड को फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, मेथेन और आयोडीन में, और ये रिएक्शन तब का हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। यानी ये बन तो जरूर रहा है लेकिन फिर HI इसको प्रमोट कर दे रहा है मेथेन की तरफ, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीजों से बचने के लिए होता क्या है कि इसमें हम कोई, जैसे यहाँ प्रबल अपचायक है तो इसके रूप में हम प्रबल आक्सीकारक का प्रयोग कर देते हैं। अगर प्रबल आक्सीकारक का उपयोग कर देंगे तो हो सकता है कि इस रिएक्शन को रोक देगा, क्योंकि यहाँ CH3I बना है। जब ये HI जो होगा, HI प्रबल अपचायक है तो प्रबल आक्सीकारक को पाएगा तो वही अपना ये सिमट जाएगा। सिमटने के बाद हमें ये जो CH3I बनाना था वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे अगर जैसे समझने वाली बात ये है बच्चों कि अगर ये HI हमें डिस्टर्ब करता है, हालांकि ये अलग नहीं होगा, मैं अलग करके आपको बता जरूर रहा हूं बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलग हो पाएगा। अब जैसे प्रबल आक्सीकारक अगर मानना होगा तो कुछ एक दो प्रबल आक्सीकारक ले लेते हैं। यहाँ पे प्रबल आक्सीकारक में मान लीजिए HiO3 ले सकते हैं, HNO3 भी आप ले सकते हो बच्चों।
ये देखिए कंसंट्रेशन, ये जो होगा कंसंट्रेशन का मतलब ये क्या होना चाहिए, सांद्र। सांद्र HiO3 ले लिया गया या HNO3 लिया गया, ये लोग प्रबल ऑक्सीकारक हैं। तो ये क्या करता है ना कि HI के साथ अगर रिएक्शन, HI है बच्चों, HI के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हो HiO3 का, तो ये क्या करता है ना, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये प्रबल अपचायक, प्रबल ऑक्सीकारक। रिएक्ट करने के बाद आयोडीन आपकी अलग हो जाती है और यहां से H2O का हो जाता है, अलग हो जाएगा बच्चों, बैलेंस करने के लिए बाद में बैलेंस हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम बन जाता है। तो इस रूप में हम क्या करते हैं कि ये जो HI है ये बदले ना, दोबारा ना बदले, मतलब HI जो होगा इसको हटाने के लिए ही इस रिएक्शन को जब लिखना पड़ता है, नीचे दिख रहा है, एक तो लाइन लिख सकते बच्चा, एक भी लाइन नहीं लिख सकते। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, इसको ऊपर हटाते तब बताते हैं इसके बारे में अच्छे से विस्तृत। तो चलिए थोड़ा सा मिटा ले बच्चों, रगड़ ले इसको। तो ये नीचे बच्चों हमने कहा कि HI जो, अब इसको अगर रिएक्शन को एक साथ, क्योंकि अलग अलग तो करोगे नहीं, तो अलग अलग अगर नहीं कर सकते, एक साथ करना होगा, तो मेथेन को आप लीजिए, मेथेन का रिएक्शन आयोडीन से आप करवाइए, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों वो होगा कंसंट्रेटेड HiO3 आप ले लीजिए, या कंसंट्रेशन HNO3 भी आप मान सकते हो। तो यहां जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका जो कंपाउंड होगा वो सही बनेगा, CH3I बनेगा बच्चों। और यहाँ पे क्योंकि ये जो होगा ना, जब यहाँ से इससे रिएक्ट करेगा, जब HI निकलेगा तो HI इसके साथ हो सकता हो रिएक्ट कर रहा होगा, और रिएक्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन और वाटर के अंदर वाटर बन जाएगा, जिसके कारण ये माना जाता है कि हमारा प्रोडक्ट का हो जाएगा तैयार। तो कभी भी अगर रिएक्ट करवाते हो तो बच्चा ये नहीं है कि आप मेथेन का आयोडीन से रिएक्ट करवा के छोड़ देंगे, आपको ये CH3I बन जाएगा। फिर बच्चा क्योंकि HI निकलेगा तो फिर HI का ट्रांसफर कर देगा इसमें, तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो मैकेनिज्म होती वो भी फ्री, क्योंकि इसमें पूरी मैकेनिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो सबकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है बच्चों, अगर आप देख पाएंगे। तो ये देखिए इसकी मैकेनिज्म भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आप जान लीजिए, मैं कह रहा हूं जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी उसकी सेलेक्टिविटी कम होगी, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी। और अगर रिएक्टिविटी कम है तो इसका मतलब है कि एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी। अब यही हाल इसके साथ होने वाला। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म पढ़ूं, क्रियाविधि बच्चों ध्यान देना, मैं बता दूं आपको, क्रियाविधि अगर आप पढ़ रहे हो इसकी, तो क्रियाविधि में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग कहते हैं प्रारंभ संचरण पद होगा, मतलब प्रारंभ पद एक स्टेप नंबर, उसको मैं 1 2 मान ले रहा हूं। अब इतना समझ गए हैं, समझदार बच्चे हो गए हैं, हिंदी में लिखने से बढ़िया है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, आयोडीन, आयोडीन भिड़ाइए, आयोडीन है बच्चा, आयोडीन और आयोडीन है। अब यहाँ पे जब भी मैंने किसी की रिएक्शन बताई तो मैंने कहा पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, उष्माशोषी। पहला स्टेप जो होता है, भाई क्लोरीन के लिए आपने पढ़ा, देखिए क्लोरीन आयोडीन में कितना फर्क है। आयोडीन क्लोरीन जो है उसकी दोनों की तरफ आती सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी कहीं अधिक कम होती रहती है, लेकिन आयोडीन की मैंने कहा कि सेलेक्टिविटी जो होगी वो अधिक होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। रिएक्टिविटी कम होगी तो अभिक्रिया करने के लिए एनर्जी की इसको जरूरत पड़ती है। हालांकि सभी अभिक्रियाओं में जिसकी भी मैकेनिज्म अगर हमें मेथेन से मैंने पढ़ा, सब में आपने किया क्या कि जो पहला आपको स्टेप मिलता है वहां एनर्जी लगानी पड़ती है, ये एनर्जी दी जा रही है, और जब एनर्जी लगाई जाती है, ऊर्जा लगाई जाती है, तो क्या होता है, उष्माशोषी प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए, हालांकि ये होमोलिटिक होगा, होमोलिटिक का मतलब यहां संविदलन होगा, इसके पहले मैंने पढ़ा चुका हूं इसलिए ज्यादा ध्यान ना दें। ये इसमें इसके साथ रिएक्ट, ये इसके साथ रिएक्ट, तो यहाँ पे रिएक्ट क्या करेगा, मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया भाग लेके। अब यहाँ ये आयोडीन बन गया देखिए। लेकिन अब यहाँ पूछने वाली बात ये है कि सर ये स्टेप जो बना ये उष्माशोषी होगा कि उष्माक्षेपी होगा। सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी लगाई गई, तो यहाँ से पहले स्टेप में किसी, इसमें जो भी मैकेनिज्म है किसी की बच्चों, उसके पहले स्टेप में जब आयोडीन अलग होता है, जब होमोलिटिक होता है इनका, तो उस दौरान ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके स्वेच्छा से अलग हो जाते हैं। तो इस दौरान इसमें उष्मा का होती, ये जो एनर्जी होती वो कैसी होती, या उष्माशोषी हुई, यह उष्मा या उष्माशोषी या उष्माशोषी होती, मतलब ये स्टेप जो होता है या कैसी होती है, उष्माशोषी होती है।
अब दूसरा स्टेप जो मैंने बताया, इसके पहले जो आपने पढ़ा वो ऊष्माक्षेपी था। वो कैसा था बच्चों? एनर्जी को रिलीज करके वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां एनर्जी को आपको देना पड़ेगा क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। इसके पहले क्लोरीन में जो पढ़ा आपने उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, और जब रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन यहां रिएक्टिविटी कम है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब आप एनर्जी देंगे तब ये आगे बढ़ेगा। तो स्टेप नंबर अगर दूसरा हम लेते हैं जो सेकंड स्टेप लेंगे, जो कि होता है ये संचरण, ये जो पद होता है ये संचरण पद, मतलब और फ्री रेडिकल मिलेंगे इसमें, और भी फ्री रेडिकल मिलेंगे इसमें। तो यहां पे देखेंगे अब इसका अटैक आयोडीन का किसके ऊपर होगा? मेथेन के ऊपर। तो मेथेन को CH3H लिख सकते हैं, लिख सकते हो। यहां I आ गया बच्चों, I फ्री रेडिकल है। अब ये जो फ्री रेडिकल, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, इस स्टेप में अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और इस स्टेप में क्योंकि वहां पे ये जो फ्री रेडिकल था वो मोर रिएक्टिव था, लेकिन आयोडीन क्लोरीन की तुलना में कम रिएक्टिव होता है। तो ये जब इसके साथ हालांकि होमोलिटिक होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन, ये वाला इसके साथ ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां से CH3 बनेगा और यहां क्या बन जाएगा? HI बच्चों बनेगा। चलिए ये तो ठीक है, कुछ बातें समझ में आती। अब ये फ्री रेडिकल मिल गया, लेकिन जो ये स्टेप दूसरा वाला है इसमें भी आपको याद रखना एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसलिए मान रहे हैं कि ये ऊष्माशोषी ये भी प्रोसेस होगा। अगर आगे और बढ़ाना चाहोगे तो ये CH3 फ्री रेडिकल है बच्चों। अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो होगा वो आयोडीन से रिएक्ट करेगा। फिर जब ये आयोडीन से करेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लिए, ये अपना लिए, क्योंकि होमोलिटिक होगा। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, देखिए CH3I बन जाएगा और I फ्री रेडिकल। मतलब ये प्रोसेस जो होगा बार बार का होगा, रिपीट होगा। अब अगर एक बार और भी करना चाहोगे, फ्री रेडिकल मिला, अब फिर रिएक्ट करवाओगे, फिर मेथेन पे देखिए करवाते तो फिर CH3I आता और फिर ये आयोडीन फ्री रेडिकल है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा और फिर HI बन जाएगा। देखिए मतलब ऐसे ही जब करते जाएंगे तो ये फ्री रेडिकल बार बार का होंगे, रिपीट होंगे। ये काम होंगे बच्चों रिपीट। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इसमें एनर्जी को लगानी पड़ी है, बिना एनर्जी के ये आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ये भी लिख देते हैं कि जो सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर जो सेकंड है, यह भी क्या लिखेंगे? यह भी क्या होता है? ऊष्माशोषी। यह भी ऊष्माशोषी। लेकिन क्लोरीन में जो होता है वो प्रोसेस का होता है ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्माशोषी होता है, लिख सकते हैं ऊष्माशोषी होता है बच्चों। चलिए अब इसके बाद अगर तीसरे स्टेप में लिखते हैं, इसको समापन पद है, तो ये इसकी जो मैकेनिज्म तीसरे स्टेप में, ये देखिए समाप्त करने के लिए फ्री रेडिकल लेके आइए। ये कंडीशन है CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3, अब कोई फ्री रेडिकल नहीं मिला, रिएक्शन रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी बच्चों। इसी तरह हो सकता हो आयोडीन भी तो बार बार रिपीट होगा तो आयोडीन मिलवे करेगा, ये भी दो भिड़ेंगे तो I2 के रूप में चला जाएगा। या ये भी हो सकता हो कि एक आपको CH3 मिलेगा और प्लस एक आयोडीन मिलेगा, ये रिएक्ट करेगा तो फिर CH3 और I बन जाएगा। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है, तीसरे स्टेप को समापन प्रक्रिया बोलते हैं या समापन पद बोलते हैं। जब फ्री रेडिकल आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बना देते हैं, दूसरा फ्री रेडिकल नहीं बन पाता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ये किसकी है बच्चों? किसकी जानकारी आपको मैंने दिया? आयोडीन की दिया। और आयोडीन की जो दोनों स्टेप की जो मैकेनिज्म होती है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए ये काम माना जाता है ऊष्माशोषी। लेकिन क्लोरीन में अगर आप पढ़ते बच्चों तो पहला स्टेप जरूर ऊष्माशोषी था, लेकिन दूसरा स्टेप का होता है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एनर्जी को रिलीज करके स्टेबल होता है, ये एनर्जी को लेके अपने आप कंपाउंड बना के क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये बच्चों आप समझ गए होंगे, आशा है। और समझ जाते हैं तो बच्चों आपसे यही गुजारिश है कि बहुत मेहनत लगती है, कभी हम आपको सेटअप दिखाएंगे यहाँ का, आसपास नीचे किस स्थिति में हम आपको वीडियो बनाते हैं बच्चों। आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे, मनोबल मेरा नहीं सही, अगर आपने सहयोग किया, मेरा वो मनोबल अगर हाई हो जाएगा बच्चों, तो फिर आप जान लीजिए कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपको ऐसा बता दूंगा जो कभी भूलेगा नहीं बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम एथेन का भी क्लोरीन से रिएक्शन करवा सकते हैं, एथेन का क्लोर, क्योंकि आज की जो वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन इसमें सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी बड़ी होगी 1-1.5 घंटे की, लेकिन जो बच्चा देख लेगा ना, याद रखेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर कैसा पढ़ाते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो ये पहले हटाया जाए, इसको आप लिख लीजिए आराम से। उसके बाद आगे एथेन से, अभी एथेन के साथ बच्चों क्लोरीन की अभिक्रिया है। ये भी वैसे ही है जैसे आपने मेथेन के साथ किया, बहुत विशेष नहीं है लेकिन जानकारी है तो इसलिए मैं बता दें आपको कि जानते रहिए बच्चों। एथेन अगर आप लेते हैं, ये देखिए एथेन हो गया C2H6, एथेन का फार्मूला है बच्चों। इसका अगर आप क्लोरीनेशन करवाओगे तो यहां भी अगर ये एनर्जी आप देंगे यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाले और एक Cl का किए थे, जोड़े थे बच्चों, वही हाल यहां भी होगा। तो ये जो होती है अभिक्रिया ज्यादातर मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने पहले से ही इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि ये रिएक्शन विस्थापन प्रतिस्थापन की तरह या कुछ ऑक्सीकरण की तरह काम करती है। कि यहाँ होता क्या है कि एक जुड़ता है दूसरा कहाँ निकलता है बाहर, या अगर ऑक्सीकरण में आप यही पढ़े होंगे कि ऋणात्मक या ऑक्सीजन का जुड़ना, धनात्मक या हाइड्रोजन का बाहर निकलना कहाँ होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, ऋणात्मक है ना। अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन कार्बन पे जैसे जैसे क्लोरीन जुड़ता जाएगा ऑक्सीडेशन बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण प्रोसेस में है। तो ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर रिलीज होगा तो क्या बचेंगे, ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या बच्चों Cl, और HCl आपका कहाँ निकल जाएगा बाहर। ये तो पहले से पढ़ो, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ कौन ज्यादा होगा, एथेन। C2H6 अधिक होगा तो ये यहीं पे रिएक्शन को आप रोक लीजिएगा बच्चों, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए क्लोरीन अधिक हुई तो ये रिएक्शन आगे जाएगी और जब तक चलेगी तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक सब हाइड्रोजन को कहा ना कर देगी बाहर। तो जैसे इसके पहले वाले में आपने पढ़ा बच्चों कि अगर एथेन से रिएक्ट करवाना होगा तो यहाँ C2H6 है ना, C2H6 का क्लोरीन से रिएक्शन करवाते जाओगे तो ये क्या करेगा HNO, एक H यहाँ से एक HCl बाहर, HCl बाहर होगा तो ये बन जाएगा C2H5 और यहाँ का आ जाएगा Cl। फिर क्लोरीन से रिएक्ट करवा दो, अगर आगे लेके जाना है फिर क्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे, फिर ये HNO आएगा, फिर HCl कहाँ निकल जाएगा बाहर और ये बन जाएगा C2H4 और यहाँ आ जाएगा। मतलब एक एक हाइड्रोजन निकालते जाओ और जितने हाइड्रोजन निकालो उतने Cl का करते जाओ, जोड़ते चले जाओ बच्चों। फिर अगर आगे भी बढ़ाना चाहते हो फिर देखो क्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे फिर HNO की प्रेजेंस में तो यहाँ हो जाएगा C2H3 हो जाएगा और Cl3 आ जाएगा बच्चों। HCl कहाँ निकल जाएगा बाहर चला जाएगा। देखिए अब अगर मान लीजिए और भी करना चाहते यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए HNO और फिर ये Cl से रिएक्ट करेगा प्लस Cl2 से, तो फिर यहाँ पे ये जो होगा HCl तो बाहर हो ही जाएगा, HCl हो जाएगा बाहर और ये मिल जाएगा C2H2 और यहाँ आ जाएगा क्या Cl4 हो जाएगा। देखिए क्या हो गया Cl4। फिर रिएक्ट करवाना चाहते हो फिर HNO और फिर यहाँ Cl2 होगा, फिर यहाँ से HCl कहाँ निकल जाएगा बाहर और फिर ये आ जाएगा C2H और यहाँ Cl5 ये बन जाएगा। फिर अगर और भी एक तो बचा उनको हटाना चाहते हो तो फिर HNO और प्लस यहाँ फिर देखिए Cl2 आएगा माइनस HCl कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा C2 और यहाँ आ जाएगा Cl6 ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देख पाएंगे तो जो मेथेन में हो रहा था सेम प्रोसेस आपका किस में हो रहा है, एथेन में भी हो रहा है कि एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, एक एक Cl आपका क्या होता जाएगा जुड़ता चला जाएगा बच्चों, ये कार्यक्रम आएगा। अब अगर इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो जितने बने हैं सभी स्टेप की मैकेनिज्म हो सकती है, अलग अलग क्रिया विधि सबकी हो सकती है। आप इसकी क्रिया विधि पढ़ सकते हैं, इसकी अलग अलग करते हैं, लेकिन मैं सबकी कहाँ बता रहा हूँ बच्चों, एक की आप जानेंगे तो सबकी कर ले जाएंगे, सीधी सीधी बात है। अगर एक का करना चाहते हैं इसकी क्रिया विधि अगर आपको पता है तो ये देखिए स्टेप नंबर 1 लिखे और यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में होमोलिटिक होगा और यहाँ पे ये Cl फ्री रेडिकल आएगा, फिर Cl फ्री रेडिकल। अब ये अटैक कर देगा दूसरे स्टेप में, यानी जो दूसरा स्टेप होता है जो संचरण प्रारंभ, ये संचरण पद होता है जो कि फ्री रेडिकल मिलेगा इसमें और भी ज्यादा। तो यहाँ पे C2H6 है तो C2H5PH लिख सकते हो, फ्री रेडिकल Cl है, ये रिएक्टिव है बच्चों। ये वाला प्रोसेस जो होगा ये उष्मा शोषी होगा, उष्मा शोषी, लेकिन नीचे वाले जो होंगे वो क्या होंगे उष्मा क्षेपी, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जब फ्री रेडिकल होता है तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है और जब बहुत ज्यादा अनस्टेबल जो होता है वो जल्दी से किसी जुड़ेगा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसके साथ फिर ये होमोलिटिक होगा तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा
और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो C2H5 आ जाएगा और C2H5 के ऊपर फ्री रेडिकल और यहाँ का बन जाएगा HCl बन जाएगा। ये पढ़ ही चुके हो। फिर ऐसे ही आप करोगे, ये दूसरे स्टेप में एक बार और मान लीजिए कर देते हैं। फिर यहाँ पे C2H5 है फ्री रेडिकल, यहाँ फिर क्लोरीन और फिर क्लोरीन, ये देखोगे तो यहाँ से फिर ये अपना लेगा और ये अपना ले लेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो C2H5 और यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ फ्री रेडिकल के रूप में कहा जाएगा Cl। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि समापन पद जो होता है बच्चों, इसमें क्लोरीन, क्योंकि बार बार इसी रिपीट होगा, जो जैसा कि इसके पहले बता चुके हैं बच्चों, रिपीट होगा वो Cl आएगा, फिर जब रिपीट होगा दोनों का आपस में मिलन होगा Cl2 बन जाएगा। या हो सकता हो कि ये रिपीट करेगा C2H5 फ्री रेडिकल, यहाँ C2H5 फ्री रेडिकल, ये भी रिपीट करेगा, यहाँ बन जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा C2H, ये C4 कितना हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, ब्यूटेन बन गया बच्चों। अभी ये रोचक बात है, क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी एक चीज और आपको बतानी है इसी में, तो उसी चीज के लिए तो मैं ये बता रहा हूँ, नहीं तो कहाँ इसकी क्या जरूरत है बच्चों, ये बोर्ड के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना इसके पहले जो मेथेन वाला था, मेथेन वाला ही ज्यादा जरूरी है, ये सब बहुत कम आते हैं। ये बन जाएगा C2H5Cl। तो ये देखिए इसकी मैकेनिज्म भी हो गई, लेकिन ये जरूरी क्यों है, यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि एथेन से, अगर कभी कोई कहता है कि एथेन से, तीन क्वेश्चन आपको मैंने, एथेन से एथेन क्लोरोएथेन बना सकता हूं, एथेन से ब्यूटेन भी बना सकता हूं, एथेन से आपको एथिलीन भी बना सकता हूं। तो कभी कभी कह देता है कि एथेन से एथिलीन बनाइए, तो बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, कैसे बनाए सरकार का, सब यहीं पे है बच्चा। आप देखिए ध्यान दीजिए, हमने पहले शुरुआत कहां से की, मैकेनिज्म समझना, क्योंकि यहां समझ जाओगे मैकेनिज्म। अगर आपको कभी कोई कहता है कि एथेन से हमको क्या बनाइए, एथिल क्लोराइड बनाइए, तो पहले स्टेप में ही एथेन से रिएक्ट करवा दो, क्लोरीन का प्रकाश की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड बन गया, या इसी को क्लोरोएथेन पढ़ते हैं बच्चों। लेकिन अब आगे अगर कोई पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपके सामने इस तरीके से आ गया, ये नोट करते रहा करो बच्चों, आप लोग नोट्स बना लिया करिए। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो एथेन से पूछने के रास्ते कैसे हैं, कि एथेन से अगर कह दिया कि एथेन से क्या बनाइए, पहला क्वेश्चन आ गया क्या बनाइए, क्लोरोएथेन कह सकता है, क्लोरोएथेन बनाइए, बनाने के लिए कह सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह सकता है, ब्यूटेन बनाने के लिए क्या कह सकता है बच्चों, ब्यूटेन आप बनाइए। तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एथीन भी बोल सकता है, एथीन, या इसी को क्या बोलते हैं, एथिलीन बोल सकते हो, या एथिलीन कहते हैं इसको, ये देखिए एथिलीन, ये तीनों आ सकते हैं। तो ये तीनों जरूरी हैं कि एथेन से क्लोरोएथेन, ब्यूटेन और एथीन या एथिलीन जिसको बोलते हैं। तो यहां आपने पहले क्या किया, एथेन लिया, एथेन का क्लोरिनेशन करवाएंगे तो आपको एथिल क्लोराइड, पहला आंसर आ गया बच्चों। दूसरी बात है कि जब इसकी मैकेनिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म में दिखा सकते हो कि एथेन से हमें, ये एथेन जो होता है, एथेन से ब्यूटेन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर जरूरत किसी कभी पड़ती है तो उनको बताइए कि एथेन की अगर मैकेनिज्म पढ़ोगे, देखिए तो मैंने कहा था कि पहले आपको ये किया गया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में। जब तीसरा स्टेप आएगा तो तीसरे स्टेप में जब ये बार बार रिपीट हो रहा था, एथेन रिपीट, ये एथेन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल रिपीट हो रहा था, तो तीसरे स्टेप में जब समापन पद में हम लेके जाएंगे तो हमने कहा बच्चों कि यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल, ये भी क्योंकि अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, दोनों स्टेबल होने के लिए आपस में क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जब आपस दोनों साझा करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए दो ये 4 हो गए, 5 इसमें 5 इसमें 10, तो C2H4 जिसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ये कंपाउंड आपका ब्यूटेन बन गया। तीसरी बात है कि एथेन, यहाँ एथिलीन अभी नहीं बनाया हूं, लेकिन ब्यूटेन और ये आपको दिखा चुका हूं। एथिलीन कैसे बनाओगे, एथिलीन भी बना सकते हो, यही नीचे से ही बना सकते हो। ये दो फ्री, इसी से ही अगर इसमें देखेंगे ना बच्चों तो कुछ रेडॉक्स की तरह प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों आता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन में दोनों अगर आता है तो ये अगर आपस में चाहे ना तो मिलके, यहाँ जैसे ब्यूटेन बनाए हैं तो ये आपस में मिलके हो सकता हो क्या बना ले, एथीन भी बना सकते हैं। अभी आप देखिए मैं कैसे बनाता हूं, ये हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, हटा ही दिए बच्चों, कहने की क्या बात है। अभी एक आध दो शायरी मार दिया जाए का बच्चों, चलिए शायरी बाद मार लेते हैं, पहले ये कर ले, काम कर ले।
अब यहाँ पे अगर देखोगे इसको बनाओगे बच्चों तो ये फ्री रेडिकल कार्बन पे है, ध्यान देना सभी लोग बहुत गंभीरता से। यहाँ पे अगर इसको करोगे तो ये बच्चों अगर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, एक पे फ्री रेडिकल होगा, मान लीजिए साइड वाला है ये बाहर वाला है, तो इसको मैं पूरा CH3 मान लिया या इसको फैला ही लो। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। इसके पास देखिए C2H5 यानी CH2 होगा, एक फ्री रेडिकल है और 2 हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन कर लिया मैंने, यहाँ फ्री रेडिकल प्लस इस पे भी वही हाल होगी। इस पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ भी लिख सकता हूं बच्चों, ये CH3 हो जाएगा और प्लस या CH3 को सही रूप में ढाल लें बच्चों, ये H, ये भी H, ये भी H हो गया और ये ऊपर H और नीचे H हो गया आपका और ये भी लग गया। देखिए अब ये जब रिएक्ट करवाओगे तो यहां से होने क्या वाला है, होने वाला बच्चों हमको बनाना एथिलीन है अगर, तो कुछ करना ही नहीं था बच्चों, बहुत आसानी से आप बना सकते थे इसको कि यहाँ से हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं हेरा फेरी करने, दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल है, हेरा फेरी कर दीजिए। कैसे हेरा फेरी होती है बच्चों, इसमें देखो अगर मैं समझूं कि इस वाले को, ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो दिया गया है इसमें या इसमें दोनों में से किसी को ले लेते, ये क्योंकि होमोलिटिक ही होगा, होमोलिसिस नहीं होगा, तो अगर होमोलिटिक है ये यानी कहने का मतलब समविदलन होना है, तो यहां से ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये अगर इसको तोड़ेंगे तो एनर्जी मान लीजिए देनी पड़ेगी इसको, हालांकि ये अनस्टेबल है ये और अनस्टेबल थोड़ा हो जाने दो, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन है ये वाला, ये देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन है ये कूदते कूदते चलाएगा इसके पास। जब ये इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों साझा कर लेंगे, लेकिन ये साझा करने से पहले ये पहले साझा करवा के बना लीजिए। हाई अगर समेटोगे तो CH3 है बच्चों। अब पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक लेके आया साझा किया, एक बॉन्ड बना होगा, ये भी क्या बन गया आपका CH3 प्लस लगाया गया। अब आगे देखेंगे अगर हाई बचा है ये, तो यहाँ एक इस कार्बन पे भी एक फ्री रेडिकल, इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन है आपस में साझा करके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे इसको समेटोगे अगर CH2, एक बॉन्ड देखिए पहले से था, एक बॉन्ड यहाँ दोनों के मिलाप से बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ CH2, तो इसको अगर आप बोलना चाहोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एथीन या एथिलीन। तो इसका मतलब यह है कि एथीन के क्लोरीनेशन से 3 चीजें बन गई, क्लोरोएथेन बन गया, ब्यूटेन बन गया बच्चों, और क्या बन गया आपको, एथीन भी बन सकता है, तो जानकारी रखिए। तो इसके साथ ही क्लोरीन की जो कहानी थी वो आपकी क्या हो गई बच्चों, समाप्त हो गई। मैकेनिज्म भी मैंने इसका बता दिया, आगे उसी तरीके से जिसका भी करना चाहते हो सबका कर सकते हो, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं बच्चों, आपके लिए कर सकते हो। तो ये था क्लोरीनेशन की सारी कहानी एथेन के साथ बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद बहुत कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट अब आपके सामने आने वाला है जो आपकी आंखें खोल देगा कि कितने रूल्स गलत करेगा ये, जिसका अंत नहीं। बहुत लोग इस क्वेश्चन में यानी बेहतर तरीके से नहीं पढ़े होते हैं कार्बनिक रसायन, तो गलतियां करते हैं, उन गलतियों से कैसे हम आपको बचाएंगे, तो शुरुआत की जाए बच्चों। ये तब तक आप जो है ये आपके सामने, इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको लेके सीधे चलता हूं सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी बच्चों। तो अब बच्चों आपके सामने रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, जो भी ये अलग से मैं सोच रहा हूं कि इसी में आपको मैं पूरा बता दूं बच्चों, क्योंकि अलग से बताने से कोई फायदा नहीं है, और इसी से रिलेट करके है तो इसी से बता दिया जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा, वो कोई भी रिएक्शन जो आपके सामने किसी लेवल की हो, इंटरमीडिएट IIT लेवल जो भी आपके सामने आएगा सब आप कर ले जाएंगे। तो इसकी शुरुआत करने से पहले एक बच्चों शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों और बच्चियों को लगता है कि धूप में निकलने से हम करिया हो जाएंगे, उनके लिए बच्चों एक शायरी हम पढ़ देते हैं आपके लिए। यानी भरी गर्मी में समुंदर को दरिया नहीं होने देंगे, यानी भरी गर्मी में समुंदर को दरिया नहीं होने देंगे, लगाएंगे क्रीम लपेटेंगे गमछा, खुद को करिया नहीं होने देंगे। तो इस शायरी के साथ बच्चों जो बाहर जो भी बच्चे निकलते हैं धूप में, थोड़ा गमछा और क्रीम के साथ अपना उपयोग करके निकले। तो चलिए रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी की शुरुआत बच्चों हम लोग करें, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो
यहाँ पे सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी जो होगा हम पढ़ेंगे किसमें, इसी में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वो अलग से, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन फ्लोरीन इसी में तो सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी की जरूरत है। जो हेलोजनेशन होता है इसी में तो पढ़ा जाता है बच्चों। ये पीछे से जो फोन है जब बैक किया जाता है ना, तो इसका कवर जो है बच्चों थोड़ा शीशे टाइप का है, तो इसमें मेरा फिगर दिख रहा है, वही देख के हंसी आ रही है कि बहुत वीआईपी लग रहा है इसमें। इससे बेहतर फोटो जो होगा शीशे में नहीं इतना बढ़िया आता है। आगे तुम लोग देख रहे हो, पीछे हम देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे तो मैं सेलेक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्लोरीन का जो कि बताया भी इसके पहले, लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे जैसे CH3 मान लीजिए मैंने लिया CH2 बच्चों, और ये कंपाउंड लिया CH3। बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। अब इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करवा रहा हूं, तो क्लोरीन से अगर जब करवाएंगे तो ये तो एल्केन है, इसको एन प्रोपेन आप बोल सकते हो। तो एन प्रोपेन का जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कंपाउंड के रूप में अगर हमको देगा तो ये दो कंपाउंड देता है। एक CH3 होता है, एक बच्चों का होता है आपका ये CH3CH, नीचे आपको Cl आएगा और फिर ये CH3 प्लस एक और मिलेगा जो कि ये होगा CH3 और यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ CH2Cl हो जाएगा। ये दो चीजें आपको मिलेंगी। देखो सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ही होता है बच्चों। जिस बच्चे को इसकी जानकारियां हो जाती हैं उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। करना क्या है, कैसे क्लोरीन कितना परसेंटेज में बन रहा है, ये सारी जानकारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखिए ये जब रिएक्ट करवाओगे तो मैंने कहा ये जो एल्केन होगा क्लोरीन से अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के आधार पे होगी। यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब मुक्त मूलक क्रिया विधि होगी। अगर मुक्त मूलक क्रिया विधि होगी तो इसका मतलब है कि इसमें फ्री रेडिकल मिलेगा। और फ्री रेडिकल जो होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो भी स्थायित्व है वह दो इफेक्ट से हम लोग याद करते हैं। एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे अतिसंयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अतिसंयुग्मन। और एक जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसको प्रेरक प्रभाव। तो दो प्रभावों से फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी को हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं उसको करूं बच्चों तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिएगा कैसे नहीं, देखने के लिए तो बैठे हुए ये CH2 है और यहाँ का है बच्चों ये CH3 है। अब अगर मान लीजिए मैं इसका रिएक्शन करवाता तो यहां से दो चीजें जो बन रही हैं, जो दो रास्ते आपको दिख रहे हैं बच्चों, पहले ये फ्री रेडिकल बनेगा। और जो फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या क्या बनेगा, ये थोड़ा छोटा ऊपर लिख दें। यहां पे पहला फ्री रेडिकल जो होगा CH3, या ऐसा करते हैं ना बच्चों, एक इस सीधे में एक इस सीधे में बना देंगे। यहाँ पे तो ये CH3 और यहाँ पे CH फ्री रेडिकल, फिर यहाँ CH3 हो सकता है। जुड़ने के दो चांसेस हैं। ये क्या डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री, और ये क्या डिग्री है, 3 डिग्री है। अब नीचे अगर मान लीजिए बनाना चाहे बच्चों तो ये CH3, ये CH2, ये CH2Cl बनेगा। ये CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल, अभी Cl से रिएक्ट नहीं कर पाए, दो फ्री रेडिकल आपको बने। तो ये जो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी मेजर की जाती, मैंने कहा किससे करते हैं बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन से या इंडक्टिव इफेक्ट से, जिसको प्रेरक प्रभाव कहा जाता है। अब स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, इनका अस्थायित्व तो कैसे देखेंगे वो मैं, हालांकि नोट की जो बातें हैं पहले आप उसको लिख सकते हैं। अभी जो आपको ये मेजर किया गया ना, ये जो बताया जाता है कि जो फ्री रेडिकल की वो होती है अस्थायित्व जो होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री होता है। ये जो आपको आता है वो कहां से आता है बच्चों, ये आता है आपका ये हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट से ही उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें नोट के लिए लिखना पड़ेगा तो मैं लिख सकता हूँ, ये पहले नोट में नीचे यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में आपको लिखेंगे वो चीजें बताएंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए नोट में आप याद रख लेना कि अगर कभी भी फ्री रेडिकल का अस्थायित्व देखना है, यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि का अगर अस्थायित्व देखना है, लिखेंगे यहाँ पे मुक्त मूलक। क्या होता है बच्चों, मुक्त मूलक का अस्थायित्व
का स्थायित्व जो होता है वह किससे मुक्त मूलक का अस्थायित्व हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट से ही क्या करते हैं बच्चों, ज्ञात करते हैं या मेजर करते हैं। तो यहां लिख दे रहा हूं मुक्त मूलक का अस्थायित्व अतिसंयुग्मन क्या होता है, अतिसंयुग्मन या क्या होता है, प्रेरिक प्रभाव। कैसा प्रभाव होता है बच्चों, प्रेरिक प्रभाव से ही व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। नीचे लिख दे रहा हूं व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब यहां पे अब इसमें होता क्या है ना कि जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसकी जो फ्री रेडिकल होगा वो उतना ही का होगा, स्टेबल होगा। यानी यहां पे और भी लिखना चाहेंगे जिसमें लिखते जितना अतिसंयुग्मन होता है मुक्त मूलक जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं बच्चों, मुक्त मूलक उतना अस्थाई होता है, उतना अस्थाई होता है। इसमें जो होता क्या है ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो होता है जितना ज्यादा फ्री रेडिकल होगा उतना नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, मतलब अनुनाद होगा ही नहीं। अगर अनुनाद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्टेबल होगा बच्चों। तो सीधी बात है कि अगर नोट की बात है ये, अगर आपके पास जानकारी रहेगी कि अगर कोई पूछ लिया कि जो फ्री रेडिकल की जो रिएक्टिव जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व तो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये किससे मेजर करते हैं, तो क्या बताओगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से, समझ जाना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट से जो हम लोग करते हैं, दोनों इफेक्ट से हो सकता है। यानी इन दोनों इफेक्ट से ही हम मेजर करते हैं कि ये 3 डिग्री जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम हो, 3 डिग्री से कम होगा, 1 डिग्री ये होगा। तो इसका मतलब है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन का होगा 1 डिग्री, ये होता है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतिसंयुग्मन या प्रेरिक प्रभाव। इतना समझ गए। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे बच्चों इसमें किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज्यादा का होगा, स्टेबल होगा, उतना मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें और इसमें चेक करिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब अल्फा हाइड्रोजन किससे चेक करेंगे, जो फ्री रेडिकल कार्बन है उससे जुड़े डायरेक्ट कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से सुनिए कि जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, जिस कार्बन पर मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन है, उससे डायरेक्ट जो अटैच कार्बन होगा उस पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो सबका कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों तो ये जो होगा ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, तो इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल देख के ही लग रहा है कि इसमें 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखोगे तो इससे डायरेक्ट है ये जुड़ा है अल्फा, इस पे 2 ही है, तो इसका मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से ही हम मेजर करते हैं क्या, 1 2 ये वाला कि इसके यानी फ्री रेडिकल का जो अस्थायित्व होता है उसी से मेजर किया जाता है। तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2, और यहाँ अगर नोट की हम बात बताएं बच्चों तो हम लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना स्टेबल फ्री रेडिकल, उतना ही नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। यहाँ लिख भी दे रहा हूं, अगर लिखने की बात जितना लिखा भी हूं, जिसमें जितना संयुग्मन होता है उतना मुक्त, उसका मुक्त मूलक जो होता है वो उतना स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये का है
कम है, तो इसका मतलब 2 डिग्री वाला ज्यादा है, 1 डिग्री वाला कम है। अब यहाँ पे Cl को लगाना चाहोगे तो एक Cl यहाँ जुड़ेगा, देखिए ये आएगा Cl जो यहाँ से निकलेगा यहाँ जाके जुड़ेगा, तो ये CH3CH और यहाँ ऊपर Cl, ये बच्चा यहाँ पे हो जाएगा CH3 आपका, और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, ये तैयार हो गया। अब देखिए, अब मेजर करना है कि ये मेजर है ये माइनर है, वो तो मैंने स्टेबिलिटी से बता दिया आपको कि आप देख के ही बता पाओगे। ये जो होगा ये ज्यादा होगा, ये क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और ज्यादा जो बनता वो भी कितना परसेंट बनता है, 55%। ये जो होता है ये कम बनता है, लेकिन जो कम बनता भी है वो भी कितना परसेंट बनता है, 40, और ये बाप रे बाप 45%। तो ये अब आप समझिए ये 55% और ये 45% क्यों बना। चलिए ये स्टेबल है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अधिक है, इंडक्टिव इफेक्ट अधिक है, हमने मान लिया। लेकिन अगर हमें जो Cl के जुड़ने की बात करेंगे तो Cl के पास यहाँ दो ही रास्ते हैं। देखिए 1 डिग्री पे, यहाँ पे 2 डिग्री पे देखोगे तो Cl के पास दो ही मतलब कहने का मतलब दो ही विकल्प है कि वो दो ही जुड़ सकता है। लेकिन अगर 1 डिग्री में आप देखेंगे तो आपके पास ढेर सारे विकल्प, 6 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तो इसके बनने यानी अगर ये स्टेबिलिटी की स्थिति इसकी अधिक है तो इसके बनने की संभावना भी तो अधिक है। तो 1 डिग्री पर बनने की संभावना ज्यादा है बच्चों, किससे, 2 डिग्री से। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो उस हिसाब से हमने हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से पढ़ा दिया कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सब कुछ काम करता है, नियम कानून मैकेनिज्म सब आती है, सबको देख के हमको चलना है। ये नहीं कि एक नियम काम कर गया तो उसी पे फेंक दीजिए, आपका जो कंपाउंड होगा सही। अब यहाँ पे ये बहुत गुड़ वाली बात है कि 45% बना, तो वही मैंने कहा कि अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ बनने की संभावना केवल 2 ही बार है Cl के जुड़ने की, लेकिन 1 डिग्री पे जुड़ने की संभावना क्या है, ये बच्चों 3 डिग्री नहीं 1 डिग्री है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास 6 रास्ते हैं, कै रास्ते, 6। तो यहाँ जुड़ने की शर्त यानी कहने का मतलब यहाँ आपके पास विकल्प ज्यादा है 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे कम है, इसलिए भी ये कहने का मतलब कम बनते बनते भी 45% बन गया। अगर ये समझ गए, अब इसी में हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लीजिए। इसमें दोनों इफेक्ट आता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्रेरिक प्रभाव क्या होता है। प्रेरिक प्रभाव में बच्चों ये होता है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो जो ये फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब फ्री रेडिकल कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस कंडीशन में जो बगल वाले कार्बन होते हैं वो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, धकेलते हैं बच्चों। हालांकि जो कभी भी एल्काइल समूह अगर है तो एल्काइल समूह में प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट में जो होता है फ्री रेडिकल को बगल वाले कार्बन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धकेलते हैं, किसकी तरफ, इसकी तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर इसी को मैं बताना चाहूँ बच्चों आपको, ये फ्री रेडिकल को इंडक्टिव इफेक्ट भी आप समझिएगा। अगर मैं इन दोनों को लिखता हूं, ध्यान दीजिए, ये CH3 है, CH3 और यहाँ पे CH, इसके पास एक मान लीजिए इसको नीचे यहाँ लिख दिया गया, और यहाँ आप देखेंगे ये CH3 है। इसको मैं इसको लिखूं, इसको अगर आप लिखेंगे तो CH3 CH2 है, और ये देखिए CH, ये मान लीजिए इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ HH लगा दिए, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे, पहली बात तो ये कौन सा समूह है, एल्काइल समूह। फ्री रेडिकल है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब ये एल्काइल समूह। और जो एल्काइल समूह होता है, यहाँ नोट में लिख दे रहा हूं, सीधी सीधी बात जानिए, एल्काइल, एल्काइन मत समझ लेना, एल्काइल मतलब एल्किल समूह वाला है। तो एल्काइल समूह जो होता है, एल्काइल समूह में जो होता है वो क्या होता है, प्लस आई, क्या होता है, प्लस आई प्रेरिक प्रभाव होता है, प्लस आई प्रेरिक प्रभाव, यानी प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई प्रेरिक प्रभाव होता है। जब प्लस आई प्रेरिक प्रभाव होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि बगल वाले लोग इलेक्ट्रॉनों को देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा उस पर इलेक्ट्रॉन कमी होगी। अब यहाँ पे चेक करोगे 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ बॉन्ड है, तो 3 दूनी 6 और 2 कितने, 8 हाइड्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। यहाँ भी वही हाल होगा, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड होगा तो 3 दूनी 6 और 2 यहाँ होंगे, 8 हो गए।
लेकिन इसके पास देखोगे तो दो, इसमें दो, दो चार और दो छह, ये कितना हुआ 7। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, लेकिन इसके पास अगर देखोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन है, केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। यहां भी वही कंडीशन, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन इसके पास देखोगे तो क्या है 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर फ्री रेडिकल होता है, जिस भी कार्बन पर फ्री रेडिकल होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है बच्चों, तो इस कंडीशन में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम। इस कंडीशन में आपके पास दो रास्ते हैं कि ये जो बगल वाला कार्बन होगा प्लस आई इफेक्ट में बगल वाला कार्बन फ्री रेडिकल की तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, धकेलता है। तो ये अगर देखोगे तो यहाँ पे इस कार्बन की तरफ आने की जो इलेक्ट्रॉनों के चांसेस हैं वो एक ही तरफ से, क्योंकि एक ही कार्बन है, यही कार्बन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इसकी साइड ढकेल पाएगा। तो मान लीजिए धकेला होगा, कुछ स्टेबल किया। लेकिन अगर इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो कै साइड से आ रहा है, दो साइड से आ रहा है बच्चों। डायरेक्ट दो, इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है। अगर यही कहने का मतलब होता कि अगर कोई यहाँ मान लीजिए 2 डिग्री, अगर 3 डिग्री वाला भी कोई कार्बन होता, जैसे ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री वाला है, अगर 3 डिग्री वाला कार्बन होता तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उसके आधार पे भी जो फ्री रेडिकल को हम देखते हैं, इसमें ज्यादा दोनों तरफ से आ रहा है, इसमें एक तरफ से आ रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम होगा, कम स्टेबल होगा बच्चों। तो इसलिए 2 डिग्री, अगर यहीं 3 डिग्री होता तो 3 तरफ से मिलता। अगर मान लीजिए यहीं कहीं 3 डिग्री होता, इस तरीके से कोई कार्बन आ जाता CH, यहाँ मान लीजिए CH3 हो गया और यहाँ ऊपर CH3 हो गया, मान लीजिए यहाँ फ्री रेडिकल है। अब इसको अगर देने की बात आती तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता था, ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था। तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा, अगर आप देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो आ रहा है वो 3 डिग्री में का है, सबसे ज्यादा 3 तरफ से मिल रहा है। और इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद कितना है 1 डिग्री में। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना चाहते हो वो भी देख लो। यहाँ 1 डिग्री था बच्चों, मैंने हालांकि ये दोनों तो समझा दिया। 3 डिग्री में अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों चेक करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, मैंने कहा बच्चों सीधी सीधी बात ये है कि जहां फ्री रेडिकल है, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसपे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कार्बन जो है उससे डायरेक्ट जितने भी कार्बन अटैच होंगे सब अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका ये सॉरी बच्चों अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 3 6 और 3, इसमें कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 3 यानी मतलब 3 डिग्री अगर मान लीजिए है ये कोई जो एल्काइल समूह, अगर 3 डिग्री का मान लीजिए 3 डिग्री वाला कोई फ्री रेडिकल बन रहा है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। 2 डिग्री वाला है तो उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, 1 डिग्री वाला है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो उस आधार पर देखोगे तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो इस हिसाब से 3 रेडिकल वाला यानी 3 डिग्री जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो ये था बच्चों। अब इसमें आप देखेंगे क्लोरीन की सेलेक्टिविटी, ये थोड़ा ऐसा है ना बच्चों कि वीडियो बहुत बड़ी होने की उम्मीद है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में बताएं कि अगली वीडियो में बताएं। चलिए अच्छा, एक वीडियो में इसकी ऐसा है ना कि इतना आप लिख लीजिए, इसी चीज को मैं ऐसा करते हैं कि फिर से एक वीडियो नई आपको सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी की लेके आऊं, तो ताकि आप जानकारी रखिए। हालांकि कुछ बातें इसमें हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो 55% 45% बना, ये ऐसे कैसे बन जाता ना, तो इसमें एक आती है क्लोरीन की जो होती है ना सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी जो रेशियो है, तो उसमें जो रेशियो सेलेक्टिविटी रेशियो जो आपको बताएंगे तो ज्यादा बेहतर आ जाएगा। थोड़ा देखो कैसे ये 55% या वो बन जाता है, अगर उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दें, उसके बाद अगली वीडियो में और चीजें बता